नमस्कार साथियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आप सबका राजनीति विज्ञान विभाग में इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक के अध्याय में से हम न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं। न्यायपालिका के संगठन, कार्य और शक्तियों के बारे में बात की। उससे बढ़कर हमने आगे क्लास में बात की न्यायिक सक्रियता बात की। आज हम न्यायिक सक्रियता के बारे में, आलोचना के बारे में बात करेंगे। पिछली कक्षा में हमने न्यायिक सक्रियता के बारे में बात की थी। आज की आलोचना, समीक्षा करेंगे। पहले देखिए न्यायिक सक्रियता है क्या। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि न्यायालय की विस्तारवादी नीति का एक अंग कहें या फिर कहें कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के विस्तार को ही के आधार पर हम देखें। न्यायिक सक्रियता का सीधा साधा अर्थ यह है कि कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के कार्यों में कोई ढिलाई हो या कार्य समय पर नहीं किया जाता है, या यूँ कहें कि कोई व्यक्ति जो आहत है उसको न्याय की आवश्यकता है मगर वो न्यायालय में नहीं जा पा रहा है। जैसा कि सिद्धांत ये कहा जाता है कि जो न्यायालय में आएगा उसी को ही न्याय प्राप्त होगा। परंतु न्यायिक सक्रियता एक ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति भी न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है और उसका निर्णय न्यायालय करेगा। जैसा कि हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि कोई कच्ची बस्ती है, मलिन बस्तियां हैं, पार्क है और सड़कें हैं। यदि इनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो, जनजीवन अस्त व्यस्त हो, उस समय न्यायालय ये संज्ञान लेता है याचिका के रूप में किसी से और उस पर अपने निर्देश प्रदान करता है। न्यायपालिका निर्णय करने के अलावा आदेशात्मक शक्ति का प्रयोग करता है, उसको हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायिक सक्रियता में जैसे बात करते हैं कि संविधान, कानून और अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए संविधान और कानून की रचनात्मक व्याख्या करते हुए जन साधारण की हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ही न्यायिक सक्रियता का अर्थ है। इसके अंतर्गत यह बात है कि जन सामान्य के हित की दृष्टि से आवश्यक होने पर शासन को निर्देश देना और शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाना न्यायपालिका का दायित्व है। न्यायपालिका में जो न्यायमूर्ति थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश P.N. भगवती, इनको न्यायिक सक्रियता का जनक माना जाता है। भारत में, अमेरिका में भी सबसे पहले न्यायिक सक्रियता का प्रावधान अमेरिका में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय
जो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय है ने ऐसे जनित अभियोगों की शुरुआत की थी जिसमें पीड़ित पक्ष की कमज़ोर स्थिति को देखते हुए पीड़ित पक्ष की ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की हो और न्यायालय ने उसे स्वीकार किया हो और उसमें निर्णय किया हो। यह है न्यायपालिका का न्यायिक सक्रियतावाद है। हम न्यायपालिका के न्यायिक सक्रियतावाद की आलोचना की दृष्टि से हम देखते हैं। न्यायिक सक्रियता की आलोचना हम कैसे करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा निर्धारित भूमिका का उल्लंघन कर निर्माता बन रहा है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या कर रहा है कि संविधान में जो कानून निर्माता कंपनी कौन है, व्यवस्था है, व्यवस्थापिका, उनका उल्लंघन करके कानून बनाने का करे। वह कार्यपालिका और नौकरशाही को विविध प्रकार के आदेश देते हुए व्यवस्थापिका के तीसरे सदन की भूमिका निभाने की चेष्टा कर। क्या हो रहा है न्यायिक सक्रियता में? जो न्यायालय है वो क्या कर रहा है कि जो कानून निर्माण वाली जो शक्ति है जिसके पास, उसको हम व्यवस्थापिका कहते हैं, संसद कहते हैं, उनसे बढ़कर आगे कार्य कर रहे हैं। और जो कार्यपालिका है और नौकरशाही, उनको डायरेक्शन देने का कार्य कौन करने लग गया है सक्रियता में? न्यायालय। न्यायाधीशों की अंदर अपने आप को ख्याति प्राप्त करने के लिए भी इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। ये न्यायिक सक्रियता में एक आलोचनात्मक बात की जा सकती है। जब न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायपालिका ने अपने लिए समस्त राज्य व्यवस्था में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली है, बाद में तब न केवल न्यायिक सक्रियता की प्रवृत्ति परंतु न्यायपालिका भी तीखी आलोचना का विषय बन चुकी है। जो बीपी मौर्य ने दिसंबर 96 में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा निर्धारित भूमिका का उल्लंघन कर कानून निर्माता बन रहा है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता में कानून निर्माण करने वाली संस्था से बढ़कर आगे काम किया जाता है। वह कार्यपालिका और नौकरशाही को विविध प्रकार के आदेश देता है। व्यवस्थापिका का क्या तीसरे सदन बनने की चेष्टा कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों के पृथक पृथक कार्य हैं, तीनों में आक्षेप नहीं करता है। पर न्यायपालिका क्या है? न्यायिक सक्रियता के नाम पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों में अड़चने पैदा कर रहा है। बीपी मौर्य ने यहाँ तक कहा कि जो राजनीतिज्ञ कुछ महत्वपूर्ण न्यायविदों और विधिवेत्ताओं ने भी न्यायिक सक्रियता की आलोचना की। बीपी मौर्य कहते हैं कि जो न्याय के जानकार हैं, स्वयं न्यायाधीश भी इसकी आलोचना करते हैं। जो लॉ के प्रोफेसर हैं, प्रसिद्ध ननी पालकीवाला, इन्होंने न्यायिक सक्रियता की आलोचना कैसे की है कि न्यायिक सक्रियता पर कड़ी आपत्ति प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि एक तरह की न्यायिक तानाशाही है। जो पालकीवाला है उन्होंने कहा कि न्यायिक तानाशाही है। खुद न्यायमूर्ति HR खन्ना का कहना है, जो न्यायमूर्ति थे, जस्टिस थे, उन्होंने खुद ने कहा है कि न्यायालयों का मुख्य कार्य विवादों का एवं निपटारा करना है। जो उनको विवाद दिए जाते हैं न्यायालय में, उनका निपटारा करना है। न्यायालयों ने अपने इस कार्य पर ध्यान देकर न्यायिक सक्रियता के रूप में जिस स्थिति को अपनाया है वह स्वेच्छाचारिता है। न्यायालयों की यह स्वेच्छा की इच्छा न केवल औचित्यपूर्ण वरन तर्क
विरुद्ध भी हैं। इस बात को भूतपूर्व न्यायाधीश, एक दूसरे न्यायाधीश हैं, वो न्यायाधीश एम अहमदी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में अतिशयता को अपना लिया है। दो अन्य पूर्व मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा और VN खेरे ने कहा है कि न्यायपालिका स्वयं को उस जगह से ऊपर नहीं रख सकती जहां उसे संविधान ने रखा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई गैर निर्वाचित संस्था नीति निर्धारक निकाय का रूप नहीं ले सकती है। आलोचक ये भी कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों मात्र से व्यवस्था के मूलभूत परिवर्तन हो पाना संभव नहीं है। 1982 का बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ का मामला इस बात का मोटा उदाहरण है कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा के स्वामी अग्निवेश ने अपनी याचिका के द्वारा फरीदाबाद की पत्थर खदानों में काम कर रहे बाल मजदूरों के मूल अधिकारों का प्रश्न उठाया था। वे कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रसंग में जारी निर्देशों में से किसी पर भी अब तक अमल नहीं हुआ। इस स्थिति में का कारण यह रहा कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में यथार्थ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय दे दिए गए और प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता, बंधुआ मजदूरी का अंत और बाल श्रम की समाप्ति आदि विषय ऐसे नहीं हैं जिनके संबंध में मात्र न्यायिक निर्णय से लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इन लक्ष्यों की प्राप्ति एक ओर से जन संघर्ष तथा दूसरी ओर राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों के विवेकपूर्ण सामंजस्य तथा सहयोग से ही संभव है। अकेली न्यायपालिका इस पर कुछ नहीं कर सकती है। आलोचकों ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय समस्त प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन निचली अदालतों में व्यापक भ्रष्टाचार, जिससे हम सभी परिचित हैं, कि प्रति पूर्णतः उदासीन है। उच्च स्तर की न्यायपालिका का न्यायिक सम्मान के प्रति अत्यधिक भावुकतापूर्ण दृष्टिकोण उचित नहीं कहा जा सकता। न्यायालय जिस प्रकार से न्यायालय अवमानना की प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसके संबंध में न्यायमूर्ति खन्ना ने लिखा है कि उचित रूप में की गई आलोचना स्वीकार की ही जानी चाहिए। न्यायालय अवमान के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई सकारात्मक आलोचना का उत्तर नहीं है। कुछ सर्वाधिक योग्य न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों में इस बात पर बल दिया है कि न्यायालय अवमान की कार्रवाई के प्रसंग में अत्यधिक संयम बरतना चाहिए। नागरिकों और प्रेस को न्यायिक प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को परखने का अधिकार होना चाहिए। यदि न्यायपालिका सरकार के प्रत्येक अंग को जवाबदेह बनाना चाहती है, लेकिन स्वयं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहती है, इसे न्यायिक अंकुश ही कहना, निरंकुशता ही कहा जाएगा। कि न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्रों से बढ़कर जो कार्य कर रही है, वो न्यायिक निरंकुशता का रूप धारण कर रही है। हम बात करते हैं न्यायपालिका की महत्व और उनकी सीमाओं के बारे में। न्यायालय ने परिस्थितियों से प्रेरित और बाध्य होकर ही न्यायिक सक्रियता की स्थिति को अपनाया था, अब अपनाए हुए हैं।
न्यायिक सक्रियता के प्रकाश को और आगे तक ले जाने की आवश्यकता है। न्यायपालिका ने बहुत अधिक विश्वसनीयता के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था और सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों के प्रहरी की भूमिका निभाई है। न्यायिक सक्रियतावाद के प्रति की गई इन आलोचनाओं जो हमने अभी की थी, सत्य के अंश होने के बावजूद भी यह तथ्य है कि न्यायिक सक्रियता के संबंध में आज की स्थिति के लिए स्वयं न्यायपालिका ही उत्तरदायी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने परिस्थितियों से प्रेरित और बाध्य होकर ही न्यायिक सक्रियता की स्थिति को अपनाया है। कैसे? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने परिस्थितियों से प्रेरित होकर, बाध्य होकर ही न्यायिक सक्रियता की स्थिति को अपनाया था। सही बात है। यदि केंद्रीय और राज्य स्तर की विधायी और कार्यपालिका संस्थाएं अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनी रहती, यदि इन संस्थाओं ने संविधान के आदेशों के प्रति आस्था और सार्वजनिक हित के प्रति संवेदनशीलता को अपनाया होता तो न्यायिक सक्रियता कोई आवश्यकता नहीं बनती थी। तथ्य ये भी है कि विधायी संस्थाएं मात्र अव्यवस्था और शोर शराबा का प्रतीक बनकर रह गई हैं। कार्यपालिका ने कुछ मामलों में जो आक्रामकता दिखाई है, मनमाने आचरण किए हैं, इसके अतिरिक्त इस सदी के अंतिम दशक तक भ्रष्टाचार ने कुछ ऐसे घोटाले सामने आए हैं जिनमें करोड़ों अरबों रुपए की धनराशि खर्च की गई और इसमें जिनमें संदेह की सुइयां कार्यपालिका के उच्चतम स्तरों तक जाती हैं। राजनीति में आपराधिक तत्वों की बड़ी संख्या में मौजूदगी भी नितांत स्पष्ट हो चुकी है कि ऐसी स्थिति थी जिन्होंने सामान्य जनता के लोकतंत्र, संविधान और समस्त राज्य व्यवस्था के प्रति विश्वास को आघात पहुंचा है। ऐसी स्थिति में जब न्याय सक्रियता की स्थिति देखी गई है तो राज्य व्यवस्था की कम से कम एक संस्था न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास बना रहता है। एक बात देखिए कि जब भी कोई विवाद होता है तो हम क्या कहते हैं? न्यायालय में जाएंगे। हमें ये पता है आज भी कि अंतिम न्याय हमें न्यायालय में ही मिल सकता है। जनता की सोच है, आशा की किरण है कि हमें न्यायालय मिल सकता है। सामान्य जन के मन मस्तिष्क में राज्य व्यवस्था के प्रति कुछ सीमा तक अविश्वास बना रहता है। न्यायिक सक्रियता के संबंध में सामान्य जन का विचार यह है कि न्यायिक सक्रियता के प्रकाश को और आगे तक ले जाना आवश्यक है। न्यायपालिका ने बहुत अधिक विश्वसनीयता के साथ लोकतांत्रिक और सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्य के प्रहरी की भूमिका निभाई। न्यायिक सक्रियता की यह प्रवृत्ति है स्थिति उच्चतम स्तर के राजनीतिज्ञों और सर्वोच्च स्तर पर आसीन समस्त अभियोजनों को एक चेतावनी है। न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के आधार पर भ्रष्टाचार और अराजकता की हद पार कर रही है। राजनीति पर लगाम लगाने और उसे पतित होने से बचाने की चेष्टा की है। यदि न्यायिक सक्रियता के आधार पर देश का नैतिक नेतृत्व न्यायपालिका के हाथ में चला गया है तो यह दोष व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है कार्यपालिका का नहीं है, न्यायपालिका नहीं। न्यायिक सक्रियतावाद के पक्ष में एक बात यह भी है, न्यायालय कानून के दायरे से बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकता। अगला,
संयम और संतुलन की आवश्यकता। एक ऐसी लक्ष्मण रेखा अंकित करने की आवश्यकता है जिसमें न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दायित्व को न त्यागें। न्यायिक सक्रियता के प्रसंग में दोनों ही पक्षों का अध्ययन हमने किया और हम ये मानते हैं कि जब विधायिक संस्थाएं और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करती है तथा न्यायिक सक्रियता की स्थिति में अपनाना आवश्यक हो जाता है, इस सदी में 9वें और 10वें दशक में कुछ सीमा तक यह स्थिति पैदा हो गई कि और अब भी यह स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में शासन को जो स्वेच्छाचारिता है, तानाशाही शासन की पर रोक लगाकर और राज्य व्यवस्था के विविध अंगों को सचेत कर न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के आधार पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इस सीमा तक न्यायिक सक्रियता की स्थिति मात्र एक अस्थायी स्थिति हो गई है। एक ऐसी लक्ष्मण रेखा अंकित करने की आवश्यकता है जिसमें न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के दायित्वों को न त्यागें। इसमें न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर जा रही है। न्यायपालिका के व्यापक अधिकार क्षेत्र का मतलब यह नहीं है कि वह विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों को अपने हाथ में ले ले। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश और शोराबाजी जैसे विधिवेत्ता समय समय पर न्यायपालिका को ऐसा परामर्श दे चुके हैं। न्यायिक सक्रियता ने भारतीय राज्य व्यवस्था में उपयोगी भूमिका अदा की है, लेकिन न्यायिक सक्रियता की सीमाएं वस्तुतः न केवल न्यायिक पालिका परंतु राज्य व्यवस्था के सभी अंगों और पदाधिकारियों को अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने के साथ साथ सीमाओं को भी दृष्टि में रखना होगा। संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कानून और न्याय व्यवस्था के मूलभूत आधारों सहित समस्त व्यवस्था के मूल परिवर्तन किए जाएं। राज्य व्यवस्था के विविध अंग अपने दायित्वों के प्रति सजगता को अपनाएं, साथ ही अपनी मर्यादाओं और सीमाओं की दृष्टि में रखें और राज्य व्यवस्था के विविध अंग परस्पर सहयोग सामंजस्य के आधार पर संविधान और व्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। हमने जो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप या यूँ कहें कि न्यायपालिका सर्वोच्च एक संस्था है, ऐसा भी नहीं। व्यवस्थापिका एक सर्वोच्च संस्था है, ऐसा भी नहीं। हमारे यहाँ जनतंत्र है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। संविधान के अधीन रहकर ही हमें कार्य करना होगा। न्यायपालिका ने अपने अधिकारों से आगे बढ़कर कार्य किया है और जो कार्य कर रही है कुछ मायनों में ठीक है, परंतु जो संवैधानिक व्यवस्था है उस संवैधानिक व्यवस्था के दायरे को पार कर रही है। हम यह मानते हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों के आधार पर कार्य करें और यदि कोई इन कार्यों में बाधक बने या कार्य नहीं करे उस समय न्यायिक सक्रियता का महत्व बढ़ जाता है। मगर परंतु एक सर्वोच्च संस्था नहीं हो सकती।
एक बात हम माने, यदि मान लो हम न्यायालय को सारी शक्तियां प्रदान कर दें, फिर निर्णय कौन करेगा? निर्णय की शक्ति किसके पास रहेगी? न्यायपालिका में आज भी इतने केस पेंडिंग हैं कि उनका निपटारा करने के लिए न्यायाधीश ही नहीं। हम न्यायिक सक्रियता की अच्छी बातों को मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता होनी चाहिए, परंतु अपने कार्यों को पूर्ण करने के बाद कोई कार्य किया जाए। हम हमारे जो कार्य हैं वो तो पेंडिंग रखें और दूसरे के कार्यों में बाधा बने, ये औचित्यपूर्ण है और ये संविधान परख भी नहीं है। संविधान ये कहता है कि व्यक्ति को या किसी संस्था को अपने कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए। यदि मान लो कार्यपालिका अपने दायित्वों को सही तरह कार्य करे तो ज़रूरी नहीं है कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायालय हमारे कार्यों में टांग अड़ाए। व्यवस्थापिका समय रहते हुए लोकतांत्रिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करती है संसद, तो न्यायपालिका को उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और न्यायपालिका अपने जो पेंडिंग केस हैं जल्दी त्वरित न्याय फर्स्ट डिसीजन की प्रक्रिया अपनाए तो ज़्यादा ठीक होगा। अन्यथा एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने पर व्यवस्था डगमगाती है। जो सामान्य जनता है उनका विश्वास है कि न्याय केवल न्यायालय में ही मिल सकता है। हमें कोई सुने ना सुने, हमें न्यायालय जरूर सुनेगा, परंतु कब सुनेगा यह निश्चितता नहीं है। कई विवादित केस ऐसे हैं जिनमें पीढ़ियां खत्म हो गई मगर केस अभी तक भी सुलझे नहीं हैं। तो हम ये मानते हैं कि जब उन कार्यों को टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं, केस डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके हस्तक्षेप कौन करे? मान लो व्यवस्थापिका ने कार्य ठीक नहीं किया, कार्यपालिका ने कार्य ठीक नहीं किया, तो न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के आधार पर उसको काम को करवाती। परंतु यदि न्यायपालिका में केस पेंडिंग है तो उसकी बात कौन करे? ये बात महत्वपूर्ण है। इसलिए संविधान ये कहता है कि न्यायपालिका अपना कार्य करे, व्यवस्थापिका अपना कार्य करे और सभी को अपने अपने कार्य समय पर निश्चित तरीके से करने चाहिए। इसी के साथ ही आज की कक्षा में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।